मैं हूँ स्काई कोहली। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं निकल चुका हूँ अपने घर से एक अनोखे सफ़र पर। मैं अपनी कैमरा टीम के साथ उत्तराखंड के कुछ ऐसे अननोन प्लेसेस पर जाऊँगा जिन्हें पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहाँ मुझे मौका मिलेगा उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी को करीब से जानने का। अपने नॉलेज और स्किल्स के बलबूते मैं ऐसी जगहों पर कई दिन बिताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन जगहों पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। इस बार मैं आया हूँ पिथौरागढ़ के जंगलों में, जहाँ मैं सैकड़ों मील में फैले हुए चीड़ के जंगलों को पार करूंगा, बारिश से जूझूंगा, मछली पकड़ूंगा, पानी तलाशूंगा और सर छुपाने के लिए शेल्टर भी बनाऊंगा। मेरे पास एक कैंटीन कप, पानी की एक बोतल, एक चाकू और एक चकमक पत्थर रहेगा। ये सफ़र थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये है स्काई एडवेंचर। जंगल चारों तरफ से कटी झाड़ियों से घिरे हुए हैं और यहाँ पे रास्ता भटकना बहुत आसान है, इसलिए मैं किसी ऊंची जगह पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले दिशा ढूंढनी होगी। मैं ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहा हूँ क्योंकि ऊंचाई पर जाकर ही मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ, लेकिन चढ़ाई करते हुए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप जंगल में आसपास देखें तो खाने की कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मुझे मिल गया ये हिमालयन वाइल्ड फ्रूट। ये देखिए, मुझे जंगल में फल मिला है, इसे कहते हैं हिमालयन वाइल्ड पेयर। ये जंगली प्रजाति का एक सेब है और स्थानीय भाषा में लोग इसे महल के नाम से जानते हैं। ये अभी कच्चा है लेकिन इन्हें खाया जा सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन, फाइटोकेमिकल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे बेसकीमती मिनरल्स मिलते हैं। साथ ही ये हार्ट के लिए अच्छा होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थोड़ा से रख लेता हूँ, मेरे बाद में काम आ जाएंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं बर्बरीज एरिस्टाटा। इस पौधे की पूरे विश्व में 450 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। साथ ही इससे पीलिया, डायबिटीज़ और कैंसर संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस पौधे के लगभग सभी पार्ट यूज़ किए जाते हैं और साथ ही ये ब्लैक मार्केट में काफ़ी भारी मात्रा में बिकता है। मैं इसकी छाल जमा कर लेता हूँ। ये एक तरीके से संकटग्रस्त पौधा है और इसकी छाल से मैं बाद में चाय बनाऊंगा। हमारे सारे पौधे, चाहे वो आम हो या खास, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आज हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो कल ये पौधे सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। हमें हर पौधे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हर पौधा हमारी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मैं काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं और मैं यहाँ से करीब 210 डिग्री का व्यू साफ साफ देख सकता हूँ। मेरे सामने हिमालय की कुछ वर्ल्ड फेमस पीक्स हैं, जिनमें इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी, माउंट त्रिशूल, मैक्टोरी पर्वत और पांचोटी पीक्स हैं। वाकई क्या कमाल का नजारा है। शायद इसी वजह से पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है। तो दिशा मुझे मिल चुकी है। हर कोई जानता है कि हिमालय नॉर्थ में है। ये रहा नॉर्थ और मुझे जाना है साउथ में। साउथ ये रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुका हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा दूरी भी तय कर ली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, इसलिए मुझे अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं पिथौरागढ़ के जंगलों में हूँ और किसी पानी के स्रोत की तलाश में अपने दक्षिण में बढ़ रहा हूँ क्योंकि पानी का स्रोत मुझे किसी नदी तक पहुँचा देगा। आप वहाँ सामने देख रहे हैं, वहाँ चीड़ का जंगल है। अब मुझे वहीं जाना है। पर जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे गर्मी भी लग रही है क्योंकि हर 500 फीट नीचे जाने से टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ जाता है। ऊपर से यहाँ काफ़ी ह्यूमिडिटी भी है, जिस वजह से काफ़ी पसीना आता है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और जंगल में ऐसी सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, इसलिए यहाँ हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी हो जाता है। जरा ये देखिए, मैं कब से इनकी तलाश में था। बैम्बू के इन पेड़ों को आप देख रहे हैं?
इनमें से कुछ बांस अपने अंदर ढेर सारा पानी स्टोर करके रखते हैं जो एकदम पीने लायक होता है। अगर आप इसके तने में कुछ इस तरीके से मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बांस खोखला है और किस वाले में वाटर भरा है। मुझे लगता है ये वाला पानी से भरा है। ये देखिए, इतने से मेरा काम हो जाएगा और मैं चला। मैं पहाड़ से करीब 1000 फीट नीचे इस पाइन फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। ये जंगल मेरे लिए एक नई चुनौती है, लेकिन यहाँ ठंडी हवा है जिससे मुझे थोड़ा राहत मिली है। चीड़ के ये पेड़ दक्षिण में ढलान की ओर उगते हैं और मेरे दक्षिण में ईस्टर्न रामगंगा रिवर है। अगर मैं किसी तरह वहां तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। उत्तराखंड में चीड़ करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वहीं इसके काफ़ी नुकसान हैं। चीड़ के जंगल दूसरे पेड़ पौधों को पनपने नहीं देते हैं और हर साल इन जंगलों में आग लगने से कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, जिसमें बेशकीमती जड़ी बूटियां और दूसरे छोटे जीव आते हैं। पर इन पेड़ों में कुछ ऐसा मिलता है जो मेरे लिए काफ़ी काम का है। ये देख रहे हैं, ये है चीड़ का रेजिन। इसमें काफ़ी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये काफ़ी जल्दी जख्म को भर देता है। दूसरा, इससे तारपीन बनाया जाता है और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकता भी है। मैंने अपने पास ये छोटे छोटे टुकड़े रख लिए हैं जो काफ़ी अच्छे से जलते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाटरप्रूफ भी होता है। मैं चीड़ के जंगलों को पार करके लगभग 3000 फीट नीचे एक नई सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ गया हूँ और ईस्टर्न रामगंगा की आवाज़ मेरे काफ़ी करीब है। दिन भर चलते रहने के बाद अब मेरे पास पानी की कोई कमी नहीं है। ये रही पिथौरागढ़ की ईस्टर्न रामगंगा रिवर, जो उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। ईस्टर्न रामगंगा उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये पिथौरागढ़ के आसपास के इलाकों में बहते हुए बाद में गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ये नदी कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को अपना आश्रय देती है। दिन भर की गर्मी और उमस से परेशान होकर मैं ईस्टर्न रामगंगा के किनारे तक पहुंच चुका हूं। गर्मी की वजह से हर कदम मुश्किल हो गया था, लेकिन अब पानी की ठंडी लहरों को देखकर एक अजब सी शांति और सुकून महसूस हो रहा है। ये एक नई ताजगी और ताकत का एहसास है। अब मुझे लगता है कि एक गहरी डुबकी से जैसे हर परेशानी और थकान डूब जाएगी। तरोताजा होने के बाद अब वक्त है कुछ मछलियां पकड़ने का। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, इंसानों का फैलाया हुआ कचरा आपको हर जगह मिल ही जाता है और ऐसी सिचुएशन में ये कूड़ा काफ़ी काम का साबित हो सकता है। ये तार का टुकड़ा मेरे काफ़ी काम का है। मैं इसे अपने पास रख देता हूँ क्योंकि मैं इसे हुक बना सकता हूँ और साथ ही ये डोर भी मुझे यहाँ पे फंसी हुई मिली है। ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। नदियों के किनारे ऐसी कई चीज़ें बहकर आ जाती हैं जो सर्वाइवल नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अचानक से मौसम बदलने लगा है, काफ़ी तेज हवाएं चलने लग गई है और आप देख सकते हैं आसमान में एकदम काले बादल छा गए। मुझे जल्दी से मछली पकड़नी होगी और आग जला के अपने लिए शेल्टर बनाना होगा, वरना मुसीबत हो जाएगी। तार के इस टुकड़े से मैं हुक बनाने की कोशिश करूंगा। इस नदी में मछलियों की करीब 25 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कोल्ड वाटर और फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं और फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली सभी मछलियां खाने लायक होती हैं। अगर मैं उनमें से कुछ पकड़ पाऊं तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं इस रस्सी के सभी रेसे अलग कर रहा हूं जिससे मैं फिशिंग लाइन तैयार करने वाला हूं। ये देख रहे हैं, ये चींटी आज मेरा मछली के लिए चारे का काम करेगी। मैं अलग अलग चारे के साथ ऐसी कई लाइनें बिछा दूंगा कि जितने ज़्यादा फंदे होंगे शिकार के फंसने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये रहा मेरा हुक और काफी तेज बारिश हो गई है और मुझे लगता है कि इसमें मछली जरूर फंस जाएगी।
अब मुझे जल्दी से सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। ये जगह थोड़ा ठीक है, थोड़ा बारिश सूखने का इंतजार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अभी ईस्टर्न रामगंगा नदी के पास में हूँ। दिन भर की गर्मी और उमस झेलने के बाद अब मैं बारिश से पूरी तरह भीग चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक गीला नहीं रह सकता क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं। इसलिए मुझे शेल्टर बनाना होगा और आग जलाकर खुद को सुखाना होगा। बारिश तो फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन मुझे शेल्टर बनाना है और नदी के आसपास शेल्टर बनाने का मतलब है मौत, क्योंकि हर साल ब्लड फ्लैश की वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं और उत्तराखंड में बाढ़ अक्सर आती रहती है। तो मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं कैंप लगा सकूँ। उत्तराखंड में बाढ़ आना एक कॉमन इशू है, इसलिए मुझे नदी से काफ़ी दूरी पर शेल्टर बनाना होगा। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा पाम की इन पत्तियों का। इस तरह के सब ट्रॉपिकल एरिया में इनकी बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। अब मेरे पास ढेर सारी पाम लीव्स हैं और मैं शेल्टर बनाने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जो नदी से काफ़ी दूरी पर हो, क्योंकि इससे बाढ़ में बहने का जोखिम कम हो जाएगा। मुझे लगता है कैंप बनाने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि नदी यहाँ से काफ़ी दूर है और ये अक्टूबर का महीना है और मुझे नहीं लगता है कि उस नदी का जलस्तर यहाँ तक चढ़ पाएगा। तो मैं जल्द से कैंप बनाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। जगह को थोड़ा सा साफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन कील बैग जैसे सांप हो सकते हैं और जो रात को मेरे बिस्तर पे आ जाएंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरे बिस्तर पे आ जाए। हालांकि अक्टूबर के महीने में सांप काफ़ी कम नज़र आते हैं, पर फिर भी यहाँ पर कुछ जहरीले स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस हो सकते हैं। आप ये अगावी की लकड़ी देख रहे हैं। अगावी की लकड़ियाँ ज़्यादा मजबूत तो नहीं होती, लेकिन ये लकड़ी काफ़ी काम की है, क्योंकि इससे मेरे कैंप का मेन फ्रेम तो तैयार हो ही जाएगा। शेल्टर बनाने का मेरा प्लान एकदम सिंपल सा है। मैं कुछ लकड़ियों को आपस में बांध कर एक फ्रेम बनाऊंगा और उसकी छत को ढेर सारी पाम लीफ से कवर कर दूंगा, जिससे मैं रात भर ठंडी हवाओं और बारिश से बचकर गर्म रह पाऊंगा। पाम की पत्तियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं और बहुत खूबसूरत भी लगती हैं और इन्हीं से मेरे शेल्टर का रूप बनने वाला है। आज मैं अपनी आग इस समंदर जैसे दिखने वाले किनारे पर जलाने वाला हूँ। ये समंदर का किनारा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वैसा ही फील दे रहा है। इस घास को देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रिम्सन फाउंटेन ग्रास। बारिश की वजह से इनके टेंटिकल्स गिर गए हैं, लेकिन ये अभी भी सूखे हैं और इनसे अच्छी तरीके से आग जल सकती है। क्रिम्सन फाउंटेन ग्रास के रेशे एकदम कॉटन जैसे होते हैं, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास चीड़ का रेजन भी है, लेकिन बारिश की वजह से ज़मीन काफ़ी गीली है, इसलिए मैं पत्थरों से एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी दिन में, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी आग जल पाएगी, क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आग जला लूँ। फाइनली अब मैं आग जला चुका हूँ। अब मैं सूखा हूँ और गर्म हूँ। आग सर्वाइवल में हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट टूल रही है, क्योंकि आग गर्मी देती है। आग में आप खाना पका सकते हैं और साथ ही ये मुझे लेपर्ड्स और ब्लैक बेयर्स से भी बचाएगी। दिन में मैंने मछली पकड़ने के लिए कुछ लाइनें बिछाई हुई थी। अब जरा जाकर उन्हें देख लेता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे जाल में फंस जाएगी। शायद एक कैटफिश की प्रजाति की पंगास मछली है और आज का डिनर मेरा यही बनेगी। मछली को साफ करके मैं इसके गोश्त को सीधा आग पर रखकर नहीं पकाऊंगा, बल्कि उसे बॉईल करूंगा, क्योंकि आग पर सीधा गोश्त पकाने से 90% प्रोटीन जल जाता है, जबकि बॉइलिंग से ऐसा नहीं होता। और बॉइलिंग से गोश्त के सारे हार्मफुल पैरासाइट्स और पैथोजेंस भी मर जाते हैं। इसलिए सर्वाइवल में हमेशा गोश्त को बॉयल करके खाया जाता है।
लगता है कि मेरी मछली पक चुकी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था और फाइनली मेरे पास डिनर है, सर छिपाने की जगह है और आग है, और क्या चाहिए। इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा फिश सॉस होता तो शायद मज़ा आ जाता। तो जंगल में आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। मैंने अपना कैंप तैयार किया है, हालांकि ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सुकून से सो सकता हूँ। और पास ही में मेरी नदी की काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो सुबह हो चुकी है और आज मौसम काफ़ी ख़राब है, लगता है कि जल्दी बारिश होने वाली है। मैं पहले चाय बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल लूँगा। दिन के वक्त मैंने अपने पास बर्बरीज एयर स्टार्टर की कुछ छाल रखी हुई थी और अभी जायके के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। चाय बन चुकी है, लेकिन आप जंगल में जब भी बाहर निकले तो हमेशा आग बुझा कर जाइए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे मालूम है कि ईस्टर्न रामगंगा साउथ वेस्ट में बहती है। अगर मैं वहाँ की तरफ निकलूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। जरा एक मिनट, वो देख रहे हैं? वो देखिए सामने, वहाँ पे एक मवेशी है। इसका मतलब है कि इंसान आसपास ही है और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पिथौरागढ़ का मेरा ये सफ़र ख़त्म होने जा रहा है, इस उम्मीद में कि मुझे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। मैंने अकेले जंगल का सामना किया, हर कदम पर नेचर से सीखा और जाना कि हम उसका हिस्सा हैं। हम सब प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में एक गहरा रिश्ता है और हमें इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रकृति की इज्जत करेंगे तो हम खुद को और भी बेहतर समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र के साथ।